चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है डायमेंशनल फार्मूला वाले टॉपिक पर, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर के डायमेंशंस को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है, तो हमें अलग अलग टॉपिक्स यूज़ करने पड़ेंगे इसमें। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट से। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली आप पढ़ते हो जब आप स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है। अब जब मैंने जब अपनी 45 डेज़ वाली सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, वो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हो। 45 डेज़ में 45 टॉपिक्स का रिवीजन कराया था। उसमें वन ऑफ द टॉपिक मैंने रिवीजन जो स्टार्टिंग में कराया था वो है डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने वहाँ पे आपको टेक्निक बताया था। तो उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें सबके डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं करना है, बट हमें वो याद ज़रूर रखना है कि किस फार्मूले से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट का सबसे बेटर तरीका है आप स्प्रिंग फोर्स का यूज़ करो, बहुत इजीली आपको डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होगा फोर्स का डायमेंशन विच इज़ mlt-2 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ गया, mt-2 m L0t-2। ठीक है, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया सेकेंड वन। ऐसे अगला चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी का बेस्ट फॉर्मूला होगा, हम लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ कर लेते हैं विच इज़ dq/dt। आपको याद होगा dq/dt क्या होता है, k ΔT/L। यहाँ से हम थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, dq/dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L/KA, सॉरी नॉट L/KA, dq/dt L/A ΔT। चलो अब देखो डायमेंशन लिखते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन dq हीट है, हीट का डायमेंशन क्या होता है, ml²t-2, सेम एज एनर्जी ml²t-2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म है लेंथ, लेंथ का लिए L होता है, डिवाइडेड बाय dt का हो जाएगा टाइम, एरिया का हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, और डेल्टा टी का हो जाएगा टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से m तो मेरे पास एक ही आ रहा है, l को देखो यहाँ से L² है, यहाँ पर l है, यहाँ पे L² है, तो ये L² हटा दे तो एक ही l बच जाता है। अब t की बात करें, यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और k की पावर -1 जो टेम्परेचर वाला है। तो ml t की पावर -3, k की पावर -1। ऐसे आप मैच कराते जा सकते हो। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इक्विपार्टीशन लॉ यूज़ करेंगे कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ½ kBT होती है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो यहाँ से फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम kb का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 2E/T आ जाएगा। तो इसका देखो डायमेंशन क्या आएगा, 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, एनर्जी का डायमेंशन ml²t, और नीचे टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या आ गया, ml²t-2 k-1। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन हो गया। तो ml²t-2 k-1। तो आपको समझ ही आ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो बच गया वो आंसर है, बट इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सेल, एक्सी और रेजिस्टेंस, इन तीनों का डायमेंशन और यूनिट सेम ही होता है। ठीक है, तो हमें आर का ही निकालना है। तो आर का डायमेंशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है पावर क्या होता है, I² होता है। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय I², पावर डिवाइडेड बाय I²। अब हमें पावर का पता है, पावर का क्या होता है, ml²t-3 याद रखते हैं, और करंट का होता है A²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ml²t-3 a-2। तो इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस का भी आ गया, रेजिस्टेंस का भी आ गया आंसर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ml²t-3 a-1। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें सारे क्वांटिटीज़ याद नहीं रखने, बस उनके रिलेटेड जो फार्मूलाज है, जैसे ये इस फार्मूले से सॉल्व करना वो याद करना है आपको।